नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर। आज हम लोग बात करेंगे उपनिवेशवाद और देहात के ऊपर में, और ये इस चैप्टर के ऊपर में सेकंड वीडियो सीरीज है। पिछले वीडियो सीरीज में आप लोग जो लोग नहीं देखे हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और पहले वीडियो सीरीज को देख सकते हैं, अन्यथा ये भी पार्ट्स को देखेंगे आपको खूब समझ में आएगा। तो चलिए, पिछले वीडियो सीरीज में हम लोग अंत किए थे कहां तक, तो जमींदार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को लगान दे ही नहीं पा रहे थे, बार बार लगान जो है कि दे नहीं पा रहे थे। फाइनली उनकी जमींदारी क्या हो जा रही थी, नीलामी। उसके ऊपर में भी बातें किए थे। लगभग 75% जमींदारों की जमींदारी क्या हो गई थी, नीलामी हो गई थी, और उन जमींदारों की जो संपत्ति नीलामी होती थी उसमें 95% से अधिक जो नीलामी होती थी वो फर्जी। आज बाखूबी ढंग से जानेंगे कि आखिर ये किस तरह का फर्जी होता था। फर्जी के ऊपर में भी हम लोग चर्चा चलाएंगे। यहाँ देखिए फर्जी लिखा हुआ है। तो आज बहुत सारे तथ्यों को समेटने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के अंतिम तक। चलिए आइए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपको लग रहा था कंपनी इस पे नई नियम पर कंपनी क्यों विचार कर रही थी। कंपनी बंगाल में जितने भी खेतीहर समाज के लोग हैं वो अव्यवस्थित थे, उन सभी को व्यवस्थित करके कंपनी नए लगान, इसलिए ये जो राजस्व की जो नई नीति थी, तो ये नीति इसलिए कंपनी न लाई थी कि ये चाहता था कि एक निश्चित लगान जो है हम तय कर देंगे और कंपनी को जो है समय के हिसाब से टाइम टू टाइम जो है एक निश्चित लगान कंपनी में जमा होता रहेगा। तो कंपनी इसको रेगुलर नेचर के पैटर्न को समझते हुए लगा कि सबकी स्थितियां ठीक हो जाएंगे और हमको भी निरंतर बेनिफिट मिलते रहेगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगले पॉइंट्स को यहां से आप सुनेंगे। आप कंपनी को ऐसा लगता था कि एक निश्चित लगान हम तय कर देंगे तो हमको निश्चित आय की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन आप देखें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जमींदार बार बार जो है वो कर्ज नहीं दे पाते थे, कर्ज के तले जमींदार बढ़ते चले जा रहे थे। तो ऐसा जो है ना, ये कंपनी की जो आशा थी, ये आशा बेकार हो गया, ये आशा कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब यहां ध्यान सुनेंगे क्यों नहीं हुआ भाई, क्योंकि जो जमींदार होते थे ना वो बार बार कोताही करते थे। कोताही नहीं समझते हैं। कोताही का मतलब होता है जैसे आपका पैसा किसी के यहाँ बाकी हो, मान लेते हैं किसी को 10,000 रुपये आप देते हैं और मांगने जाएंगे तो वो कोताही करता है। कोताही का मतलब कि अभी तो ऐसे हुआ है, आज आप आए हैं, आइए ना कल दे देंगे। कल गए तो देखिए ना, आज हमारा ये अर्जेंटली पैसा की जरूरत आ गया, हम पैसा उसको दे दिए, रख ले तो पैसा आप ही को देने के लिए। तरह तरह की दिक्कत। ऐसे क्या हो रहा है कि अगर उसको पैसा आप इंटरेस्ट पे दिए हैं तो इंटरेस्ट की राशि जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। तो कंपनी के पास यही झमेला था कि बार बार जमींदार कोताही करता था, जिससे क्या होता था कि जमींदार के यहाँ बकाया राशि कंपनी का जो था वो बढ़ते चला जा रहा था। यानी जितना कंपनी को पेमेंट देना था उससे अब लगान जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी, और जमींदार जो है रेगुलर क्या करता था, तो कोताही करता था। अब एक बात और भी आपको समझना है कि जब स्तंभरारी बंदोबस्त की जब नीति आ गई थी, स्तंभरारी अस्थायी बंदोबस्त की नीति, पिछले वीडियो सीरीज में पढ़ाए हैं भैया, जो नहीं पढ़े हैं पिछले वीडियो सीरीज को देख लीजिएगा। अलबल इसमें जो है कि नहीं कहिए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 का जो सीरीज चलता है उसमें कई चीजों को पिछले, फिर इसमें, फिर इसके बाद में भी लेवल और भी आगे के सीरीज में हम लेकर चलेंगे। तो ये चीज होता है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे जो स्तंभरारी बंदोबस्त आई थी, इससे हुआ क्या था कि जमींदारों की जो शक्तियां थी ना उसको अंग्रेज कम कर दिया। अंग्रेज को लगा था कि जमींदार दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ चढ़ जा रहा है भाई, दिन प्रतिदिन इनकी स्थितियां बहुत अच्छी हो रही है और कहीं ना कहीं इसके ताकत में जो है वो प्रतिबंध करना पड़ेगा, कि ताकत में लगाम लगाना पड़ेगा। अब जमींदारों की कौन कौन सी शक्तियां थी इसको भी थोड़ा सा समझ लेंगे। पहले क्या था ना, स्तंभरारी बंदोबस्त को लागू होने से पहले ध्यान देंगे बात को, जमींदार में क्या होता था कि जमींदार अपनी सैन्य टुकड़ियां रख सकता है। इसकी एक स्थिति राजा की तरह हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कि मान लेते हैं कि ये पूरा एरिया का जमींदारी किसको मिला हुआ है, तो ये जमींदार है। और जमींदार क्या है ना कि खुद गांव में राजस्व लेने के लिए नहीं जाएगा। जमींदार एक अपना ये पूरा शहर में रहेगा, जमींदार एकदम बांग्ला में ऐसो आराम की सुख सुविधा के एकदम एक सुख सुविधा से लैस एकदम चाहिए। बांग्ला में एकदम शहर में है, शहर में
बांग्ला बनैले है, शहर में ही रहता है और ये वो अपना अधिकारी रख ले, इसके अधिकारी को ही कहते हैं अमला। याद रखेंगे, ये अधिकारी ही क्या कहलाएगा? अमला। तो जो जमींदार के अधिकारी होते थे, ये कैसा अधिकारी है ना, तो ये राजस्व वसूलने वाला अधिकारी है। कौन इलाका में कितना राजस्व आया है नहीं आया है, इस सब लेखा जोखा जो है वो जमींदार के अंडर में रह कर करके अमला तैयार करेगा। तो ये जमींदार के अधिकारी, आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि अमला क्या है, तो याद रखेंगे जमींदार का अधिकारी है। जमींदार का क्या है जी? तो अधिकारी है। किस तरह का भी अधिकारी, ये भी ध्यान रखेंगे, राजस्व अधिकारी है, लगान उगान वसूलने वाला है। तो जमींदार का जो खास जो चूज किया गया है वो आदमी का नाम याद रखिएगा आप, अमला है। अमला, लगान कौन लेने जाएगा? जमींदार लेने जाएगा, गांव में ये अमला लेने जाएगा। अमला अकेले भी नहीं जाएगा, 2-4 गो चमचा लन ठूंठ के एकदम ले करके जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, तो ये इस तरह का पैटर्न चल रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि जब ये पूरा बांग्ला में सुतल है, अब भैया 400 गांव के 500 गांव के जमींदारी मिलल है, तो इसकी स्थितियां राजा की तरह होता था। तो ये अपना सैन्य टुकड़ियां भी रखता था, यहां तक कि 400 गांव के जमींदारी निभा रहा है तो ये अपना सैन्य टुकड़िया के अलावे कचहरी रखता था। किसी को अगर गांव में माथा फोड़ लिया, कपार फोड़ दिया, कोई दिक्कत है तो आ जाइए कचहरी। और ये कचहरी किसके अधीन होता था? तो ये कचहरी जो है वो जमींदारों के अधीन होता था। तो इसमें क्या होगा कि अब जब सभी फैसला जो होंगे ना वो जमींदार अपने पक्ष से करेगा। तो बताइए, लोगों में सही न्याय नहीं मिल पाएगी। गांव के कुछ ऐसे भी किसान लोग होंगे जो आ करके और यहाँ शहर में आते हैं और इनके बांग्ला में 1 घंटा 2 घंटा चापलूसी करते होंगे जमींदार के। तो जमींदार वैसे आदमी से बड़ा खुश होता होगा, लेकिन ये आदमी यहाँ जाके कोई के कपार फोड़ दे, और जब ये कपार फोड़ देगा, ये घंटों घंटे आकर के जमींदार के बांग्ला में जैसे कि बातचीत करता है, अब ये आदमी कोई को मार के कपार फोड़ दिया। अब जब कचहरी लगा तब पता चला ये आदमी पहचान के है कि हमारा बांग्ला में आते रहता है, यहाँ के सूचना देते रहता है कि हमारा खिलाफ में बोलता है। तब बताओ, ये कर पक्ष में फैसला सुना देगा जमींदार। जमींदार की स्थितियां ऐसे क्या हो रही थी कि मजबूत हो रही थी। जमींदार सैन्य की टुकड़ियां रख सकता है, जमींदार के अंदर में कचहरी रहते थे। तो इन सभी पे अंग्रेज चाहेगा कि हम क्या कर देंगे, जमींदारों पे लगाम लगाएंगे। तो ये ध्यान से सुनेंगे, स्तंभरारी बंदोबस्त के बाद से जमींदार की जो शक्तियां हैं इसको कम कर दिया गया। इतना कम कर दिया गया कि अब ये सैन्य की जो टुकड़ियां रखते थे, इन सैन्य टुकड़ियों को पहले तो भंग कर दिया गया। ये टुकड़ी नहीं रखेंगे, इनसे इनका शक्ति बढ़ रहा है। इनकी जो पहले की जो आजादी थी, जो स्वायत्तता जो थी, इस स्वायत्तता को क्या कर दिया गया, तो कम कर दिया गया, यानी इनके आजादी को कम कर दिया गया। इसके अंदर में जो कचहरी होता था, जमींदार के जो अंडर में कचहरी होता था, इस कचहरी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यही कचहरी अब किसके कंट्रोल में होगा, तो ये जमींदार के कंट्रोल में नहीं होगा। ये क्या होता था कि हर जिला में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले एगो कलेक्टर रखता था, और कलेक्टर किसके अंडर में होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले चूज करता था, तय करता था कि कौन जिला में कौन कलेक्टर होंगे। तो जो कलेक्टर होते थे ना, वो कलेक्टर के अब ये अंडर में ये कचहरी आ जाएगा। जमींदार के अंडर में पहले था, लेकिन स्तंभरारी बंदोबस्त के बाद अंग्रेज चाह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रहा है कि जमींदारों पे हम लगाम लगा दे, और इसीलिए कचहरी क्या कर दिया कि अब ये कलेक्टर के अधीन कर दिया। तब बताइए, जमींदार में असंतोष फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी। प्लस में और भी बातों को सुनेंगे। अभी हम लोग पढ़े कि एक इसी का अधिकारी है, जमींदार का एक अधिकारी है, ये राजस्व अधिकारी है जी, लगान वसूलेगा, इसको कहते हैं अमला। इसको क्या कहते हैं? अमला। अभी आप लोग देखें अमला कौन है। अभी एक बात ध्यान सुनेंगे, गांव में अभी बताए थे कि जमींदार गांव में नहीं जाएगा, ये अपना एक अधिकारी अमला को भेजेगा गांव से लगान को वसूलने के लिए। तो जब अमला गांव में जाता था लगान वसूलने के लिए, तो बात को समझिएगा, यहां पे समस्या आता था। अब समस्या कौन सी आता था कि गांव के लोग कहते थे कि बाबू हमारा फसल जरी खराब हो गया है, इस बार बढ़िया फसल नहीं हुआ है, हम आपको ज्यादा लगान नहीं दे सकते हैं। तब तारा अमला तो फेरा में पड़ जाएगा, इसको तो लगान लेके जाना है। इसके अलावे कुछ लोग और भी कहेंगे कि बाबू ये बार फसल जो है एकदम इतना कीमत कम मिला हुआ है कि हम लगान आपको नहीं दे सकते हैं। अरे गांव की समस्या है ना, हो सकती है। कोई कहेगा कि बाबू हाले
हम अपन बेटी के शादी कैली है, तब फसल जितना भी ओकरा से उपज में जितना आया वो सब बेच करके कर देली, तो कोई हाथों जोड़ेगा कोई कुछ हो, तो अमला 2-4 गो चमचा लेके जाएगा, लगान वसूलना है, तोरा कौन से सूद के रुपया लेना है, तो थोड़ा सा आपको दादागिरी जरूरी है। तो अमला के आदमी खूब जा करके, यानी जमींदार के आदमी खूब जाके गांव में माराम मारी दादागिरी करेगा। तो इस सबसे क्या होगा ना कि आम किसान और जमींदारों के बीच का जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। आपको सब चीज समझ करके चलना है और ये ध्यान में रखेंगे। तो यहां पर जब अमला गांव में आ रहा है तो गांव के लोग जो लगान देंगे फाइनली वो अलग अलग समस्या जो है वो बताएंगे। तो याद रखेंगे ये तो ठीक है, चलो भाई एक फैक्ट्स है कि या फसल खराब हो गया है, या फिर मान लेते हैं कि हमको आपको 5,000 रुपया साल के देना है, लेकिन इस बार हम पूरा फसल बेचे हैं तो 3,000 रुपया ही हुआ है, हम आपको 5,000 कैसे दे सकते हैं। चलो ये तो मजबूरी है, लेकिन कई बार क्या होते थे ना कि जो लगान देने वाले जो खेतीहर लोग थे, यानी जो रैयत होंगे, रैयत का मतलब यहां समझिएगा किसान, रैयत का अर्थ क्या होता है किसान। तो जो छोटे छोटे जो रैयत लोग थे वो लगान देंगे जमींदार के अधिकारी अमला को, तो कभी कभी ये जानबूझ करके नहीं देते थे। अब यहाँ आपको समझने वाला टर्म है कि ये तो मानते हैं कि चलो अकाल आ गया, ये बाढ़ आ गया, ये सुखाड़ आ गया, तो आप जो है फसल देने में जमींदार के अधिकारी को नाका नोकी यानी आप भी कोताही कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा बात को, ये जानबूझ के नहीं देता था, एकर पीछे के क्या रीजन है भाई, इसको समझिएगा। तो कहते हैं कि यहां पर तो अभी आप तीनों को समझ रहे हैं कि एगो रैयत लोग है, एगो जमींदार है, एगो ईस्ट इंडिया कंपनी है, मेन में यही चल रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनेंगे, ये गांव में एक नया वर्ग का उदय हो रहा है, और ये वर्ग कौन है, तो ये वर्ग है, ध्यान से सुनिएगा, ये धनवान किसान और गांव के मुखिया लोग हैं। बात को समझेंगे, अभी इनके ऊपर में ही पूरा हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इससे पहले समझिए कि धनवान किसान, जैसे गांव में कुछ अच्छे खासे हैसियत रखने वाले किसान होंगे, और वो क्या करेंगे कि दूसरे को सूद पर पट्टे उट्टे पे रुपया भी पैसा भी देंगे, पट्टे नहीं समझिएगा, इंटरेस्ट पे। जैसे मान लेते तुमको फसल बोना है, जमींदार लायबिलिटी नहीं उठा रहा है, टाइम आ गया है वर्षा ऋतु का, आपको फसल लगाना है, तो उसके लिए कुछ पैसे चाहिए आपको, तो ये धनी वर्ग है और ये उनको पैसे दिए, पैसे देते देते अगर आप पैसे फसल बेचने के बाद एक तो जमींदार को लगान भी देना है, दूसरी बात आप इनसे कर्ज लिए हो तो इन धनी लोगों को पैसा भी लौटाना है। अगर आप नहीं लौटाएंगे तो धीरे धीरे आपकी भू संपत्तियों पर इसका कब्जा हो जाएगा। बात को समझेंगे। और अंग्रेज ऐसे लोगों को क्यों छोड़े हुए हैं, तो अंग्रेज को लगता था कि कोई एक वर्ग का तो जन्म होना चाहिए जो खास कर करके पैसे वगैरह किसानों को मदद करे, ताकि कृषि में निवेश हो। क्योंकि जब तक किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, निवेश नहीं होता है, तब तक उसका प्रोडक्शन नहीं होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। बात को समझिएगा। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट है, अंग्रेज चाह रहे हैं कि अगर ऐसे वर्ग रहेंगे जो इंटरेस्ट पे पैसा देंगे, ये गरीब आदमी को खाद खल्ली बीज सिंचाई पटवन के लिए पैसे देंगे, तो इससे कृषि में निवेश होगा, और कृषि में निवेश होने से कृषि की उपज बढ़ेगी, और जब कृषि के उत्पादन बढ़ जाएगा तो हम लगान के दर बढ़ा देंगे कि अरे 5 किलो नहीं तो अब उपज बढ़ गया है, अब 7 किलो लेंगे। तो ये माहौल चल रहा है अभी बंगाल के इलाका में, अंग्रेज के जो भी कब्जे जमीन है उन पर यही चल रहा है आर्थिक नीतियों के रूप में। चलिए ध्यान से सुनेंगे। तो ये वो लोग हैं जो धनवान किसान हैं और ये गांव के प्रमुख मुखिया हैं। और एक बात आपको समझना है कि जो गांव के जो धनवान लोग हैं इनको जोतदार कहते हैं। अभी जोतदार के उदय पर चर्चा इन्हीं लोग के ऊपर में चलेगा, लेकिन अभी समझेंगे कि धनवान जो किसान होंगे वही जोतदार कहलाएंगे, और जो गांव के प्रमुख लोग प्रधान होंगे वो मंडल कहलाते हैं। तो मंडल और जोतदार अभी थोड़ा सा आप समझिए, अभी आपको खूब बढ़िया समझ में आने वाला है। अब ये क्या है कि जो जमींदार होते थे जब बेचारे परेशानी में पड़ते थे, मालूम है परेशानी में कैसे पड़ते थे, जब गांव के आदमी कोताही करे लगे, लगान नहीं देवे, तो जमींदार के पास में लगान नहीं जाता था, तो जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को कैसे लगान देगा। और खास कर करके ऐसे धनवान किसान वर्ग के जो लोग थे और गांव के मुखिया, यही लोग क्या करते थे, तो रैयत को चढ़ाते बढ़ाते थे कि अरे तुम लगान नहीं दो। तो अब गांव वाला पूछे कि लगान काहे न दी, तो काहे न दी मालिक, आज न बिहान
रहन तो देवेला है हमरा। तो वो कहते थे कि तुम अगर लगा नहीं दोगे तो तुम्हारा इसका आदमी आता है ना अधिकारी, जमींदार के अधिकारी आता है ना, तुम्हारा भी मारपीट करता है ना, घर में से निकाल के उठी कोठी में से अनाज लेके चल जाता है ना बोल जोड़ी, समझ बात ना। तो तुम हो इसको बता दो, क्या बता दो, तुम अनाज देवे नहीं करोगे, नहीं अनाज दोगे तो एक जमींदारिया ये कर्जा नहीं देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो एक जमींदारी नीलामी होगा। तब खूब मजा लेना, हमने जमींदारी नीलाम होते देखना, अच्छा लगेगा, समझ बात ना। तो ये दृश्य था। तो खास कर करके कहने का मतलब होता है, सेंस बुक्स में भी यही आपको मिलेंगे कि जोतदार और मंडल जो है वो जमींदार को परेशानी में देख कर करके और इनको बड़ा मजा आता था, अच्छा लगता था। चलिए, लेकिन इस पे क्या है ना कि जोतदार और मंडल के ऊपर में जमींदार वाला कुछ कर भी नहीं सकता है। कहोगे क्यों नहीं कर सकता हो? क्योंकि जमींदार के अब अधिकार सीमित कर दिए गए हैं। कोर्ट कचहरी पर अब उसका दादागिरी भी नहीं चलता है, सैन्य के उसके टुकड़ियां भी बहुत ज्यादा नहीं है, और ये भी गांव के छोटे मोटे खेतीहर लोग नहीं है, ये भी प्रधान है, इनके पास में भी बहुत जमीन आएंगे, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो एक तरफ जमींदारों की शक्तियां धीरे धीरे कम रही है और एक तरफ जोतदारों की जो शक्तियां हैं वो उभर रही है। इसी को समझना है, मेन यही कॉन्सेप्ट है। अब यह ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि आप डायरेक्ट जोतदार पर मंडलों पे जमींदार जो है वो मुकदमा भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि एक उदाहरण दिया गया आपके बुक्स में कि 1798 में कहते हैं कि वर्धमान जिला का जो क्षेत्र है, वर्धमान जिला में लगभग 30,000 से जो ज्यादा मामला थे वो राजस्व को लेकर के जो लगान नहीं दिए थे, सर बात ना, इन तरह तरह के मामलों को लेकर के 30,000 मामला जो है वो लंबित चल रहे थे। तो 1798 में जो है वो 30,000 से ज्यादा जो मामला था वो कोर्ट कचहरी में अभी पेंडिंग में चल रहा है। तो एकदम इतना लंबा प्रक्रिया था कि जोतदार मजा लेते रह जाता, समझ बात, तुरंत जोतदारों को सजा नहीं मिल सकता था। तो इसीलिए इस पे कोई कड़ी कार्रवाई जो होती थी जमींदार के तरफ से जोतदार और मंडलों पे नहीं ली जाती थी। चलिए, एनसीईआरटी का अब ये टाइटल आ गया। अब ये समझना मेन यही है, जोतदारों का उदय। जब भी जोतदारों के उदय की बात कर ले तो ये ध्यान में रखेंगे कि 18वीं शताब्दी के अंत में, जब 18वीं शताब्दी का जब अंत हो रहा था, यानी याद रखेंगे 18वीं तो एक वर्ष लेस कर लेंगे, एक लेस कर लेंगे 17 आ जाएगा, और 1790 के दशक के अगर बात कर ले तो वही 18वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष चल रहा है। तो 18वीं शताब्दी के अंत में बात कर ले तो ये जोतदार वर्ग का क्या हो जाएगा? उदय होगा। अब ये उदय कैसे हुआ इसको पहले समझेंगे। कहते हैं कि ये एक धनी किसान है। सबसे पहले समझो कि जोतदार है कौन, तो ये एक धनी किसान है। अभी हम आपको समझाए थे कि जैसे यहाँ के गांव वासी है और ये गांव के लोग, ग्रामवासी जो है ना, यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए एक गांव के ही प्रमुख आदमी है और ये धनवान है और इससे पैसा लिया, पैसा नहीं दिया तो उसके जमीन पे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे इसी तरह से बड़े बड़े बहुत सारे लोगों को पैसा देते गया, और अगर वो पैसे नहीं लौटाता तो उनके भू संपत्तियों पर इनका क्या हो जाता? अधिकार हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आप देखे होंगे कि मान लेते हैं कहीं कहीं क्या होता है कि ये ऐसा होता है कि जैसे आपके पास में 2 बीघा जमीन है और आपको पैसे अर्जेंटली चाहिए, तो आपको लगे जमीन नहीं बेचेंगे, तो एक फलाना सेठ साहूकार आदमी है, ये साहूकार है, पैसा लगाता है सूद पे, तो ये कहेगा कि तोर 2 बीघा जमीन है, तो 2 बीघा जमीन के हम जैसे कि तोरा 2 लाख रुपया दे सकते हैं। अभी 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन ये एग्रीमेंट बनेगा तब तक के लिए जो है, मान ली 5 साल के लिए, तब 5 साल तुम पैसा लोगे, तो 5 साल तुम्हारा 2 लाख दिए तो 2 लाख का इंटरेस्ट 5 साल चलेगा, प्लस में तुम्हारा ये जो जमीन है इस पे हम जोतते रहेंगे। तो एक तरफ इसको बेनिफिट कैसे हो रहा है, तो ये आपका 2 बीघा के जमीन पे 5 साल जोत के जितना अनाज हुआ वो इसका हो गया, प्लस में ये 2 लाख रुपया जो आपको दिया हुआ है, ये 2 लाख रुपया इंटरेस्ट के साथ आपको देना है। अगर मान लेते हैं कि 5 साल पूर्व भी गया और वादे के मुताबिक अगर इनको 2 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट अगर आप इनको पे नहीं कर पाते हैं, तो वादे के मुताबिक एक लंबे समय में इन जमीनों पे इनका कब्जा भी हो सकता है। ठीक है, अब पैसा नहीं दीजिएगा तो जमीन देना पड़ता था, और ऐसे करते करते आप इतना से आंकलन कर सकते हैं कि जोतदार वर्ग जो 18वीं शताब्दी के अंत में इनका उदय होता है, और 19वीं शताब्दी के अगर प्रारंभ में ही बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1000 एकड़ से भी
अधिक जो है वो जमीनें जोतदार के अंडर में आने शुरू हो गए। अब बताइए कोई कोई ऐसे भी जोतदार हैं जिसके अंडर में 1,000 से अधिक एकड़ की जमीनें हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी स्थिति खराब होगी? क्या जमींदार ये चाप देगा? ये जोतदारों को नहीं चाप सकता है। जोतदार पावरफुल के रूप में अभी क्या होगा, जमींदार से आगे उभरेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब ये बात ध्यान से सुनेंगे। एक फ्रांसीसी बुकानन था और इनके बारे में तो खैर बुक्स में पढ़ना है और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से फ्रांसीसी बुकानन ब्रिटेन का एक चिकित्सक है, समझ बात ना, इलाज करने वाला है और एक खास करके ये सहयोगी इलाज करने के लिए नियुक्त होगा। यहाँ बंगाल में एरिया में आएगा तो जो लॉर्ड वेलेस्ली है ना उसके साथ में ये रहेंगे भी, और बंगाल के एरिया में फॉरेस्ट विभाग वगैरह इनके ऊपर में चर्चा हम करेंगे स्पेशलिस्ट कि किस तरह से बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल के इलाका में चिड़ियाघर के भी इनके अंडर में निर्माण हुआ है। एक फ्रांसीसी बुकानन इंपॉर्टेंट है और फ्रांसीसी बुकानन एक सर्वेक्षण कर रहा है बंगाल के क्षेत्रों में जाकर के। तो ये कह रहा है कि उत्तरी बंगाल के इलाका में, बात को समझिएगा, ये फ्रांसिस बुकानन का ये सर्वे है, रिपोर्ट है भाई, सर्वे करके रिपोर्ट देता है कि उत्तरी बंगाल के इलाका में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1,000 एकड़, 1,000 से अधिक एकड़ की जमीनें जो है वो धनी वर्ग के, धनी किसान वर्गों के ऊपर में होता था। और उसको लोग कहते क्या है, तो याद रखेंगे फाइनली इसी को जोतदार कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जोतदार। तो ये ध्यान से समझेंगे जोतदार का क्या काम है। तो ये स्थानीय व्यापार और साहूकार, स्थानीय व्यापार और साहूकारों पे नियंत्रण किसका होता था? तो जोतदार का। अब एक बात ध्यान से सुनेंगे, जोतदार रहता कहां था? तो जोतदार गांव में रहता था। यहां पे याद रखेंगे, यही समझने वाला टर्म है कि जोतदार कहां रहता था जी? गांव में रहता था। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12वां में कि प्रायः जोतदार कहां रहते थे? तो प्रायः जोतदार यानी जोतदार हमेशा जो है वो गांव में रहते थे। तो एक चीज तो समझना है कि देखो आम गरीब आदमी को जोतदार भी तंग करेगा, लेकिन जोतदार तंग भी करेगा तो जोतदार गांव में रहता है तो वो अपने से असंतुष्ट लोगों के अगले दिन बहला फुसला लेगा, समझ बात ना। लेकिन जमींदार शहर में रह रहा है, तो शहर में जमींदार रह रहा है तो जमींदार और किसान के बीच में असंतोष बढ़ेगी और जमींदार और जोतदार और जो आम आदमी है, गांव के लोग हैं, उनके बीच में जो संबंध है वो मधुर हो जाएगा, समझ रहे बात ना। पास में है तो किसी तरह का दिक्कत तकलीफ होगा उसको आराम से मना सकते हैं, और जो एकदम दूर में रह करके राज कर रहा है वो अपने नहीं आता है, वो 4 गो गुंडा आता है, अमला उमला 4 गो जैसे कि एकदम लठयाल लेकर के आया और 2-4 गो पे लाठी बरसा दिया तो ओकरा से ज्यादा आदमी चिढ़ेगा। और जोतदार जमींदार के एंटी है, जमींदार के जो भी आदमी गांव में आता लठयाल बरसाता, लठ लगाता, एकदम आम आदमी पर लाठी बरसाता, तो जोतदार वो आदमी के पनपाता कि तुम ओकरा जमींदारी, तुम ओकरा लगान देते काहे हो? तुम्हारे लगान से उसकी जमींदारी चल रही है, अगर तुम लगान देना बंद कर दोगे ना तो उसकी जमींदारी छीन जाएगी, समझ बात ना। तो तरह तरह के दाव पेच करने का काम अब जोतदारों का गांव में शुरू हो जाएगा। और जोतदार भाई धनी है, इनका स्थानीय व्यापार और साहूकारों पैसे के लेन देन पे इन्हीं का कब्जा होता था। चलिए ध्यान से सुनेंगे। अब हम जोतदार की बात कर ले तो ये जो 1,000 की एकड़ जो जमीनें जोतदार के अंडर में रहता था, ये क्या करता था? तो इसको ये बटाईदारों के माध्यम से ये खेती करवाता था। बटाईदारों को आप समझिएगा, ये आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश इस सब में होता है। अब लोग सुने होंगे अगर बिहार के होंगे तो कि गांव में अगर रहते होंगे, गांव के होंगे या फिर शहर में भी रहते होंगे तो गार्जियन पुराने जो होंगे, आपको गांव से बिलोंग करते होंगे तो कहते होंगे कि जमीन जो है ना वो बटैया पे दिए हुए, बटैया पे, इसी को कहते हैं बटाईदार। ध्यान सुनेंगे, अब जो बटैया लेगा वो बटाईदार है, बात को समझिएगा, बटैया। यहां पे क्या है, आपके पास में मान लेते हैं 5 बीघा का जमीन है। अब 5 बीघा की जमीन किसी पर्सन को आप दे दो, खाली आप यहां पे उसको क्या दिए हो? तो जमीन दिए हो, और वो आपको बदले में, देखिए वो अपना हल लाएगा, अपने हल से वो जोतेगा, वो हल से जोते कि ट्रैक्टर से जोते आज के हिसाब से वो जानेगा। अब ये खेत की जुताई जो है यही आदमी करेगा अपने खर्चे से, इसमें बीज लगेगा यही आदमी देगा, इसमें श्रम लगेगा यही आदमी देगा। आप क्या दिए हो उसको? तो आप केवल जमीन का टुकड़ा दिए। इसके बाद में फसल काटने की बारी आएगी, देख रेख सब इसी के अंडर में होगा, फसल की कटाई भी यही करेगा और
फाइनली फसल कट जाएगा तो आपको डायरेक्ट बिना कुछ किए हुए उसका 50% हिस्सा आपको मिलेगा और 50% आदमी ये ले जाएगा। इसको कहते हैं बटैया, एकदम आधे आधे बांट दीजिए। समझ रहे बात ना? तो जोतदारों की केवल जमीन होती थी और आम किसान जो होते थे, छोटे छोटे जो किसान होते थे, वो अपना हल बीज खाद खल्ली पटवन उटवन सब एहनत मेहनत सब वो में कर देता था और फाइनली आधे आधे मिल जाता था। तो बताओ जोतदार को तो फायदा है कि नहीं है? फायदा ही है। जहां तहां से जमीन हड़प रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, उनकी जमीनें ले रहे हैं और जमीनों बटैया पे दे दिए जा रहे हैं और बिना कुछ किए हुए बैठे रहिए गांव में, सबको पोटियाते रहिए और फाइनली खाते पीते रहिए, अपना लठिया लेने उन्हें आप भी 2-4 कुछ चमचा उमचा पालते रहिए और आपको बैठे बैठे अनाज आ रहा है, फिर उस पैसे से और भी जमीन किसी का हड़प रहे। ये जोतदार भी धीरे धीरे और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते चले जाएंगे। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब आपको समझना है यहां पे क्या हो गया कि जोतदारों का समझिएगा। अच्छा, जमींदार कहां रहते हैं? तो जमींदार शहर में रहते हैं। जमींदार कहां रहते हैं? शहर में। जोतदार कहां रहेंगे? गांव में। तो गांव के लोग आम आदमी के बीच में याद रखेंगे सबसे ज्यादा अपनापन महसूस गांव के लोग किससे करेंगे? जोतदार से। बताइए, जमींदार से लोग अपनापन महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शहर में रहता है। आप सोचिए कि आप कोई गांव से हैं और कोई मुखिया जी पूरा वोट उठ मांग लिए और जब जीत जाएंगे तब बड़का शहर में एकदम मोहर उहर पैड एकदम बांग्ला में सूतल है और उनकर कर्मचारी, उनका छोटा मोटा आदमी जो है वो गांव में आता है कोई के साइन मोहर कराना तो उनका दीजिए, डायरेक्ट मुलाकात उनका से नहीं होगा। और एक आदमी है जो गांव एकदम जा रहा है तो ज्यादा पब्लिक किससे कनेक्ट रहेगा? अगर कोई ऐसा भी आदमी है कि जो गांव में जाकर के आपकी समस्या को सुन रहा है, आपसे डायरेक्ट बात हो रहा है, तो उससे थोड़ा सा पब्लिक जो है अपनापन ज्यादा महसूस करेगा। और वही यहां था कि जोतदारों से गांव के जो लोग थे वो ज्यादा अपनापन महसूस करते थे, जबकि जमींदारों से अलगाव महसूस करते थे। और जमींदार हमेशा गांव के लोगों को जोतदार हमेशा गांव के लोगों को जमींदार के प्रति भड़काते रहता था। अब मेन ध्यान से सुनेंगे तो जोतदार का जो नियंत्रण था ये याद रखेंगे ग्रामवासियों के काफी बड़े हिस्से पर था। तो ग्रामवासी बड़े बड़े जो क्षेत्र में फैले हुए थे उन पे सबसे ज्यादा जो नियंत्रण था वो किनका था? जोतदारों को। आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। चलिए ध्यान सुनेंगे। धनी किसान, गांव के मुखिया लोग, ये याद रखेंगे, धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य भागों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे। नहीं समझ में आया ना? अभी जोतदार के बारे में आप लोग को समझ में आया कि जोतदार किस तरह से उभरे। इनका स्थानीय व्यापारों पर नियंत्रण होता था, जमीनें 1,000 एकड़ से भी ज्यादा होगी। अब इसके अलावा कहते हैं कि जो अन्य भाग था ये तो उत्तरी बंगाल, सर्वे के हिसाब से देखेंगे तो ये सर्वे के हिसाब से उत्तरी बंगाल में जोतदार लोग आए, लेकिन बंगाल के जो अन्य भाग थे उस अन्य भाग में कुछ और एकदम जो गरीब किसान है उसमें से थोड़ा बहुत ऊपर में धनी वर्ग का जो है उदय हुआ और साथ साथ गांव के जो प्रधान लोग होते थे उनका उदय हुआ। तो बंगाल के उत्तरी बंगाल छोड़ करके अन्य बंगाल के भागों में धनी किसान और गांव के मुखिया वर्गों का उदय हुआ। और ये याद रखेंगे इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया। हालांकि ये भी क्या है जी? तो प्रभावशाली है। अलग अलग कहीं कहीं इनको याद रखेंगे हवलदार कहा गया और कहीं कहीं इनको कांटीदार या मंडल कहा गया। ये याद रखेंगे कि जो जोतदार के अलावे भी जो छोटे धनी किसान और गांव के जो प्रमुख मुखिया टाइप के, प्रधान टाइप के जो गांव में निकल रहे हैं, बन के उभर रहे हैं, ठीक है, इनकी स्थिति थोड़ा सा एकदम अन्य ग्रामीण लोगों की अपेक्षा अच्छी है। इनको अलग अलग जगह पे अलग नाम दिया गया। जैसे कहीं हवलदार इन्हीं को कहा गया, कांटीदार या मंडल भी इन्हीं को कहा जा रहा। मंडल समझ रहे हो ना, मुखिया ही है। चलिए यही आपको समझना है। अब बताइए, जब इतने सारे लोग मिल करके बेचारे जमींदार के ऊपर में जाल बिछाएंगे कि कंपनी कहेगा कि अरे तुम लगान नहीं देगा तो जमींदारी निकाल देंगे, जमींदारी नीलामी कर देंगे। और इधर से अब एगो जोतदारों 18वीं शताब्दी के अंतिम में जमींदार को हुरने के लिए जोतदारों आ गया है। जोतदार गांव के लोगों को भड़का रहा है कि तू एकरा लगाने नहीं दो तो ये कर्जा में चल जाएगा, कर जमींदारी नीलामी होगा। तो बताइए अब जमींदार भी अपने तरफ से कोई प्रतिरोध करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो समझिए अलग अलग आदमी सब निराश होकर के कुछ न कुछ प्रतिरोध करता है या फिर कोई उपाय। जैसे महात्मा गांधी भी जब देखे कि देश नहीं आजाद हुआ तो अलग अलग नीतियां देश को आजादी कराने के लिए, समझ रहे बात ना, वो किए। जैसे महात्मा गांधी को लगता था कि हिंसा नहीं हम अपनाएंगे, अहिंसा के
भाव से तो बेचारा अंग्रेजों को सहयोग नहीं करते थे, ठीक है, उनके नीतियां को फॉलो नहीं करते थे, एकदम शांत स्वभाव से वो अपना प्रतिरोध किए। तो ये जमींदार कैसे करेगा? जमींदार कभी गुस्सा करके प्रतिरोध नहीं करे ना, तो फेरा में पड़ जाएगा, क्योंकि पहले बताएं अंग्रेज मधुमक्खी के समान है। अभी आप समझ सकते हो कि एक क्षेत्र में जमींदारों की क्या स्थितियां हैं। बंगाल में आप समझ सकते हो कि बंगाल के नवाब और अवध के नवाब और पूरे भारत का मुगल बादशाह, सुन बात, इस सब मिल गया और तैयो अंग्रेज बक्सर के युद्ध में सबके एक के साथ हरा दिया। अंग्रेज पावरफुल है, एक आध दूगो जमींदार कुछ कर नहीं सकता है। प्रशासन के एकदम जाल बिछाए हुए अंग्रेज, तो अंग्रेजों को आप गर्म प्रतिरोध नहीं कर सकते, कोई भी विरोध उस तरह का नहीं कर सकते, न तो अंग्रेज मार के एकदम ठेठा देगा तोरा, समझ बात ना। तो ये देखिए अब ये प्रतिरोध क्या दिखाएगा। अब जमींदारों की ओर से प्रतिरोध, इसको थोड़ा सा समझ जाइए। जमींदारों की ओर से जो प्रतिरोध होगा इसको समझना है फर्जी बिक्री। अब ये क्या करेगा? यहू कुछ ना कुछ उपाय करेगा। ये भी नहीं चाहेगा कि बड़ा आसानी से हमारे हाथ से जोतदार जमींदारी लेके चल जाए, ये हमारे से जमींदारी नीलामी हो जाए, तो ये भी नहीं चाहेगा। तो ये क्या करेगा, बात को समझिएगा। सबसे पहले तो ये क्या करेगा कि जो भी अपने समय काल में जो भू संपत्तियां बनाया होगा तो इसको अपने माताओं के नाम कर दिया। ये वर्धमान में घटना है, वर्धमान के जो राजा हैं वो जान रहे हैं कि हमारी भू संपत्तियां क्या हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी, तो वो अपने संपत्तियों को माता के नाम करे। अब एक सवाल आता है कि माता के नाम क्यों करते हैं, तो शायद पहले भी हम आपको बताए होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ये भी नियम है जी कि अगर आपकी भू संपदा, आप जो भी जमींदारी रहते भर में जो भी संपत्ति भू प्रॉपर्टी वगैरह खरीदे हैं, बनाए हैं, उसकी नीलामी होगी। आप नहीं समझ रहे हैं? जैसे मान लेते हैं कि हम 2022 में मुखिया बने और 2022 से 25 तक मान लिया हम रहे, किसी कारणवश मान लिया उस समय हम लगान नहीं देते ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो हमको हटा दिया जाता। तो अगर ये 2 साल 3 साल का जो दौर है इसमें हम कोई जमीन खरीदे हो या कोई संपत्ति बनाए हैं, तो अगर हमारे नाम पर ही होगा तो उस संपत्ति की भी 25 में नीलामी होगा। केवल ऐसा नहीं होगा कि हमको मुखिया से हटा करके किसी अगला पर्सन को मुखिया दे देगा, वो तो करेगा ही करेगा, हमारी जो संपत्ति है ना उसकी भी बोली लग जाएगी। अगर वो भी अगला कोई खरीदना चाहेगा तो उसको भी वो दे दिया जाएगा अधिक बिक्री करके। लेकिन अगर हम अपने माता के नाम या फिर पत्नियों के नाम कर देंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी बोली नहीं लगाएगी। ये पहले ही तय कर दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले तय कर रही है कि हम स्त्रियों के नाम पे जो संपत्ति रहेंगे उसकी बोली नहीं लगाएंगे, उसकी नीलामी नहीं होगा। तो जमींदार की ओर से प्रतिरोध देखिए ये क्या फर्जीवाड़ा कर रहा है, ये अपने प्रॉपर्टी को माता के नाम पर कर दिया। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, ऊंची बोली लगाता था। इसका मतलब समझिएगा बात को, जमींदार जानता है कि आज हम नहीं दिए हैं टैक्स ना, तो आज काल हमारा नीलामी हो जाएगा। तो नीलामी होगा तो आप पहले वीडियो सीरीज में पढ़ाए थे कि जमींदार अपने नौकर या एजेंट को बोली लगाने के लिए भेज देता था। एकदम झोल झाल नौकर है जो जमींदार के चेहरा के दिखा करके बात नहीं, सॉरी आंख दिखा करके बात नहीं कर सकता है, वैसे आदमी को सूट बूट एकदम पहना करके एकदम पूरा बन ठन के एकदम लगे कि हाँ हम जोतदार है, ऐसा खूब बढ़िया वेशभूषा में कह दिया कि जाओ बिहान सार्वजनिक बोली लगेगा तो सबसे ज्यादा बोली लगा देना। तब मान लो कि हमरा कोई 2 लाख रुपया भर के प्रॉपर्टी है, 1 लाख से बोली लग रहा है, सब लोग जान रहा है कि 2 लाख तक का इसका वैल्यू ठीक है, 2 लाख से ज्यादा खरीदने में बुड़बक कई है। अब जमींदार के आदमी कह दे रहा कि हम 4 लाख देंगे, तो अब कौन आदमी सब जोतदार के लगा कि 2 लाख के चीज, नहीं समझ रहे ना। जमींदार की जब जमींदारी नीलामी हो रही है, नीलामी करवाने में जोतदारों के काम है, जोतदार आम आदमी को भड़काते थे। चलिए ध्यान से सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे जोतदार भी कई लोग अब इसलिए ना भड़काते थे क्योंकि जो जोतदार के मन में भी एक लोभ था कि जब जमींदारी नीलामी होगी तो हम खरीद लेंगे, हम बोली लगा के खरीद लेंगे ना। लेकिन ये जमींदार भी बुड़बक नहीं है, बहुत दिन से जमींदारी निभाया, इसको भी आइडिया है कि हम अपनी जमींदारी को कैसे बचा सकते हैं। ये ध्यान से सुनेंगे, ये क्या कर दिया कि अपने तरफ से एक नौकर भेज दिया, ये एजेंट भेज दिया कि जाओ रे तुम अधिक बोली लगा देना। अभी क्या कर रहा है कि इधर मान लेते हैं कि तुम 50 टन अनाज तुम इधर के क्षेत्र से वसूल सकते हो, ऐसा तुमको लग रहा है कि 50 टन अनाज वसूल सकते हैं, और पता चल रहा है कि कोई इधर कह रहा है कि हम अंग्रेज के 60 टन अनाज देंगे, तो ये कहेगा कि यार बाप 50 टन हम वसूलबे करेंगे, ओकरो में अगर अकाल आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप सुनामी आ जाएगा, तब तेकरा से लौसे में जाएंगे, हम 60 टन अंग्रेज के कैसे देंगे। लेकिन जमींदार के आदमी पहुंचल है, वो कह दे रहा है कि हाँ हम 60 देंगे।
तो जोतदार बेचारा अपन पेटी बक्सा लेकर के चल देगा, आएगा सूट बूट पहन करके कि आज बोली लगा देंगे, फला जमींदार के जमींदारी नीलामी हो रहा है, आवाज तो हम ही बाजी मार देंगे, हम ही जमींदारी ले लेंगे। लेकिन जमींदार के एजेंट आयल है और सब बोल रहा है जितना ओकरा से ऊंचा बोली लगा दे रहा है। अब बात को समझिएगा, ये फर्जीवाड़ा है नहीं है तो क्या है, अभी नहीं समझ में आया ना, देखिए समझ में आ जाएगा। जब ज्यादा जोन बोली लगा देगा, अंग्रेज ओकरे नाम पर प्रॉपर्टी कागजात बनाना शुरू कर दिया। और जब सबको लग गया कि हमरा से सबसे ज्यादा बोली लगा दिया है, इतना में खरीदना भैया बुड़बकई है, तो वो झोला लिया वो चल दिया अपना। जब सब चल दिया तो रह गया अंतिम में के, तब पहिलका पुरनका जमींदार के नौकर एजेंटवा रह गया, और एजेंटवा के नाम पर सवेरे से सांझ ले कागज बन रहा है। अब कह रहा है कि चलिए अब लगान दीजिए, ये राशि का भुगतान करिए। तो एक नौकर कह रहे आए मालिक हमरा तो पैसे नहीं है, हम कैसे पैसा दे सकते हैं। तो ये एकदम इनकार कर दिया। एक नौकरवा क्या करता था, इनकार। अंग्रेज के बेचारा कुल भोरे से लेके सांझ तक जो गेमिंग करल, जो खेला खेलल एकदम बेकार कर दिया। अंग्रेज का एक कैसन एकदम आदमी से पाला पड़ गया, ये बोहन यूं नहीं कर रहा है, अब कह रहा है कि एकदम हमरा कुछ है ये नहीं है। तो ये एक बार के काम नहीं है, जमींदार बार बार करता। अब क्या करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा बेचारी नीलामी करे के कोई डेट रखेगा, और जोतदारों सबको सूचना देगा कि आइए फिर से वही जमींदारी की नीलामी हो रही है। तो जब फिर से जोतदार लोग आएंगे और फिर अभी नया कोई फिर दूसरा आदमी खड़ा कैले है जमींदार सूट बूट पहना करके, अब फिर वो मनमानी बोली मार दिया। तो जब मनमानी बोली मार देगा तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसके नाम पर फिर खाता बही तैयार करेगा, जोतदार लोग सब चल जाएगा, घर जाके सूझ जाएगा, पागला था, बौड़ाहा था, 2 लाख की जमीन 4 लाख में खरीद रहा था, जहां से इतना अनाज आना चाहिए था उतना अंग्रेज के देवेला वादा कर दिया। चलो ठीक है भैया तुम लोग जमींदारी थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन वो जमींदारी ले नहीं ना रहा है, बोली लगा दे रहा है, उसके नाम पे पेपर वगैरह बन रहे हैं। तो ये वो राशि जो जमींदारी भाई खरीदे हो तो उसका एक राशि है ना, और वो राशि देने से कार कर दे रहा है। जब ऐसा 3-4 बार करता था, तब फिर जब नीलामी होवे वही एरिया के वही जगह के जब जमींदारी नीलामी होता था तो कोई जोतदार अबे नहीं किया, कोई दूसरा आदमी अबे नहीं किया। तो जब कोई नहीं आता था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मजबूरी पड़ जाता था कि लाओ भाई जितना तू देता था, अब जमींदार कहता था बोलो कोई नहीं है, अब हम ही अकेले बचल है, हमको दीजिएगा। तो ये कहता था लाओ अब कोई खरीद ही वाला ना हो, तब पागला अब तोरे न देवे पड़ेगा। तो ये क्या करता था बेचारा, BEIC ये अंग्रेजों के बाप निकल गया जी जमींदार। ये क्या करता था कि एकदम कम दाम पर खरीद लेता था, नहीं समझ रहे। जैसे मान लेते हैं कि आपको ये एरिया का 15,000 रुपया हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी में देना है, आपके पास एकदम लगान इतना कम वसूलाया है कि 7,000 हो रहा है, आप जानते हैं कि अब हमारा नीलामी हो जाएगा। तो अब क्या कह रहे हैं कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अब पैसा नहीं दिए हैं, 15,000 कर्जा कर दिए हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी नीलामी में बोली लगाएगा कि 15,000 इसके यहाँ हमारा कर्जा है, 15,000 अगर कोई देता है तो उसको हम जमींदारी दे देंगे, लेकिन अगर कोई 16,000 दिया तो उसको जमींदारी मिलेगा। नीलामी में तो यही होगा ना। अब पता चला कि एजेंट भेज भेज के ये खेलवे गड़बड़ा दे, बार बार नीलामी हो ही नहीं दे, तो अंतिम में कहे कि 7,000 रुपया है, बोलिए नीलामी वाला जमींदारी हमारा दीजिएगा। BEIC समझ गया ये छोटा बड़ा तेज है। अब बेचारा क्या करेगा, BEIC का भी मजबूरी है, ये कम दाम पर फिर से पुराने जमींदार को ही जमींदारी दे देता था। तो कहते हैं कि अंत में कम दाम पे जमींदारी जो है वो पुराने जमींदार को ही मिल जाता था। अब बताइए फर्जीवाड़ी है कि नहीं है, ये फर्जी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने समझे इतना दिन से जमींदारी के पद पर रहेगा, इसी जमींदारी जायजा देगा, यही तेजे है। चलिए एक बात और, यही खाली नहीं होता था, कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जो जोतदार है, अब जो जोतदार है वो क्या कर दिया, किसी तरह से जमींदारी ले लेता था। ऐसा भी कहीं कहीं केस में हुआ है कि सब बार ऐसा ही नहीं होता था, कभी कभी कोई बाहर के जोतदार आया और जमींदारी ले लिया। जैसे यहाँ के जो ये जमींदार
जमींदार है और ये जमींदार क्या किया, इधर के मालिक है, भले शहर में रहता था, अमला भेज के करता था। अब कोई इधर के एरिया के जोतदार है, अब जोतदार समझ रहे हैं, हजार एकड़ के जमीन इसके अंडर में है, बटई लगा कर करके उत्पादन करवा रहा है। अब यहाँ के जमींदारी नीलामी हो गया, एक बांग्ला में रहल निकाल दिया, तो ये जमींदारिया यहाँ के ई ले लिया। तो जब ले लेता था तब पुरनका जमींदार चाहता था कि हमारे अंडर में रहे, तो इसलिए ये क्या करेगा, चूंकि पहले बता दी हम आपको, ध्यान से सुनिएगा, अब आपको समझ में आएगा। ये जमींदार 4-5 गो सब रखेगा गुंडा, एकरा कहेंगे, एकर जो आदमी होगा एकरा कहते हैं लठियाल। क्या कहेंगे, लठियाल। तो कुछ यहाँ किसान गांव के लोग होंगे जो एकदम पूरा एकर चमचा उमचा रहेगा, वो है। अब कुछ और भी कोई लोग होंगे इधरे के जो एकरा ही हमेशा दरबार में आते रहते हैं, शहर में आते हैं, तो जमींदार बाबू के यहाँ जाते हैं, खाना पीना नाश्ता पानी होता है, आई गाँव में जाते हैं। तो ये लोग कुछ पुरानका जो किसान लोग है, इस जमींदार के प्रति वफादार है। और जमींदार कुछ जो है से कि गुंडा उंडा भी पाले है एकदम। अब ये का कैले है, अपन लठियाल के सबके सिखैले है कि जब ये बाहर के जोतदार गांव में आएगा तो एकरा एंट्री लेवे नहीं देना, एकरा 2-4 लठियाल से एकदम 2-4 बार हुरेगा ना कस के, वही समझ जाएगा। तब बाहर के जो भी अगर आदमी आवे तो लठियाल वाला आदमी ओकरा पर लाठी बरसा देवे। अब प्लस में एकर जो वफादार यहाँ के जो पुराना किसान लोग है, यानी पुराने रैयत लोग है, ये पुराने रैयत लोग भी क्या करने लगा, इसका विरोध। तो अब 1-2 बार जब बाहर के जोतदार जमींदारी ले लेवे और यहाँ पर 1-2 बार कस के बंडी गिर गया, कस के लाठी गिर गया, ओकर बाद से भैया हमारा ये एरिया के जमींदारी नहीं लेना है, हम जमींदारी नहीं लेंगे। तो एगो छोटा मोटा किसान तो कोई लेगा नहीं, तब फिर से याद रखेंगे पुनः जमींदारी किसको मिल जाएगी, तो पुराने जमींदार को मिल जाएगी। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जमींदार भी अपनी जमींदारी की रक्षा कैसे कर लेता था, कैसे अपने जमींदारी को बचा लेता था। तो ये पक्का छोटा आदमी था, ये फर्जी बिक्री कराता था, समझ रहे ना। पहले तो संपत्तियों को माता पे के नाम कर देना, पत्नियों के नाम, जो भी स्त्री है उसके नाम कर देना। साथ साथ इसमें हम लोग देखे कि ऊंची बोली अपने आदमी को बुलवा करके और ऊंची बोली लगा देता था, लेकिन बोली की जो राशि होती थी, रकम, वो नहीं देता था। और ऐसा बार बार करने पर क्या होता था कि फाइनली अंत में इनको ही कम दामों पर, यह कह सकते हो कि कम कीमतों पर इन्हीं को जमींदारी दे दी जाती थी। और इसके अलावा अगर बाहर के आदमी खरीद लिया तो उसको ये लोग परेशान करता था, इसको तंग करता था, और इससे फाइनली अपने पर ही जमींदारी पहले आ जाती थी ऑटोमेटिक। चलिए, तो आज के कड़ी को समझ पाए होंगे। अगला बार आपको मेन चीज समझना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले पार्ट्स में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, आपको लगता है कि हाँ, अगर इस तरह से अगर हम कंटेंट को देख रहे हैं, उसके बाद अपना एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट मैंने जो भी आपको लगे तो थोड़ा सा वो लाइक कर दीजिए। और क्या हम कहेंगे, सब्सक्राइब मत भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो पे वो लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। हो सके तो आप अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि अभी देखिए हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं। प्लेलिस्ट बनाने में काफी समय हमको लग जाएगा, टाइम टू टाइम वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लंबा समय लगेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के होल सिलेबस को खत्म करने में। और जब हमारा पेपर खत्म हो जाएगा, सबके प्लेलिस्ट बढ़िया से हो जाएंगे, तो फिर भैया ये हो सकता है कि इस पे सब्सक्रिप्शन लगा दिया जाएगा और फिर आपको कुछ राशि दे करके ही पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जब तक अभी फ्री है तब तक आप मजा लेते रहिए और आप अपने भाई बहनों को भी बता दीजिए, ठीक है। और अगर किसी तरह का अगर आपका राय हो, अनुभव हो, तो आप हमसे शेयर करिए, ठीक है। आपके हिसाब से भी कुछ चीजें को किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।